तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या दे रखा होगा, एक क्वेश्चन जो होगा ना उसके अंदर आपको पीएनएल के बारे में डिटेल दे रखी होगी पहले से ही, जैसे ये दे रखी है, और आपको नीचे पूछा होगा प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको 2 ईयर दे रखे होंगे, एक ये देखो 15-16, एक 16-17, तो इसको हम मान लेंगे करंट ईयर, इसको मान लेंगे प्रीवियस ईयर, और जो प्रीवियस ईयर है उसी को क्या मानना है, बेस ईयर लेना है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर आपको ऐसा कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इसके अंदर पहला कॉलम पर्टिकुलर का हो गया, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या अपना 15-16 और करंट ईयर क्या हो जाएगा 16-17। चेंज इन अमाउंट, चेंज इन अमाउंट के अंदर जो अमाउंट चेंज होगा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, फिर उसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और याद है फर्स्ट नंबर मैंने बोला था क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिसको भी पीएनएल का फॉर्मेट याद है ना उसको ये सब याद आएगा। ओके, कितनी कितनी है, 16 लाख और 20, तो 16 लाख 20 लाख। अभी मैं चेंज वाला नहीं करूंगा, पहले मैं पीएनएल बना देता हूं, ठीक है। सेकंड नंबर याद है क्या होता था, अदर इनकम, अदर इनकम। अब अदर इनकम है क्या इसमें, नहीं है, डैश कर दो। फिर इन दोनों की क्या होती थी, टोटल, और उसको हम क्या बोलते थे, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अभी तो है नहीं, तो यही आ जाएगा 16 लाख 20 लाख। फिर आता था फोर्थ नंबर, वो क्या आता था, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते थे, है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, याद है WIP की, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट। लेकिन इतनी हमारे पास सब है नहीं, तो नाम लिखने से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास ओनली क्या दे रखे हैं, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और एक अदर एक्सपेंस। तो हम लिख देते हैं इधर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो दे रखे हैं आपको 2, ये ऊपर है 8 और 10, 8 लाख 10 लाख। और फिर दे रखा आपको अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में देखो 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख 1 लाख। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे, है ना। ये आपकी हो जाएगी टोटल, जो ये होगी ना, ये एक्सपेंसेस की टोटल हो जाएगी। ये कितनी हो गई 10 और ये हो गई 11। अब हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पॉइंट नंबर 5। प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, मतलब इसमें से टैक्स लेस हुआ नहीं है। वो कैसे आएगा, या तो आप सीधा इसमें से ये लेस कर दो, या आप समझ सकते हो थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड कॉलम की जो टोटल है उसमें से फोर्थ कॉलम की टोटल लेस कर दो। थर्ड टोटल की कॉलम मतलब टोटल रेवेन्यू, फोर्थ कॉलम की टोटल मतलब खर्चे, और टोटल इनकम में से टोटल खर्चे लेस करेंगे तो प्रॉफिट ही तो आएगा। तो 16 माइनस 10 कितने हो गए, 6 लाख। 20 माइनस 11 9 लाख। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगा, टैक्स। टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी कितनी है, 40%। बेटा 40% किसका, इसका और इसका, तो 6 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 2,40,000, 2,40,000, और 9 लाख का 3,80,000। तो अब आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था ना, आफ्टर टैक्स 36 होगा, 36। ये लो, अब ये कितना हो गया 3,60,000, और ये 4,20,000 कि 440, सही है। देख लेते हैं कैलकुलेटर से, और सही है पक्का ना, -40%, 360 और 9 माइनस 40%, 540 होंगे, 440 नहीं 540। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब ये वाला कंपेरेटिव करना है। ये तो नॉर्मल पीएनएल है। अगर हमको सिर्फ ये कंपेरेटिव वर्ड नहीं लिखा होता ना, क्या लिखा होता, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये बना देते, बस वो 2 कॉलम बनते भी नहीं। लेकिन इसने क्या बोला, कंपेरेटिव, तो वो 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो अब इसमें देखो चेंज इन अमाउंट, पहले हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी 16, अब कितनी है 20, तो इंक्रीज कितनी हो गई 4 लाख। तो बहुत अच्छी बात है,
कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? तो 4 लाख और बेस ईयर कौन सा है पता है ना? 16 लाख। कर प्रीवियस ईयर ही बेस ईयर है, तो ये 25% हुआ। मतलब क्या हुआ इसका? पिछले साल के कंपैरिजन इस साल 25% इनकम बढ़ रही है। तो ये तो एनालिसिस है। अगर ये एनालिसिस नहीं करके यूं देंगे ना तो ये बढ़ रही है, 4 लाख बढ़ रही है, परसेंटेज कितनी सोचना पड़ता है, नहीं तो ये सीधा समझ आ जाता है कि 4 लाख इंक्रीज हुई है पिछले साल की कंपैरिजन और 25% इनकम बढ़ रही है, तो 25% तो अच्छी ग्रोथ है ना। ओके, और ये तो कुछ है ही नहीं, इनकम ना पहले थी ना अब। ठीक है, अब यहाँ देख लो 16 से 4, ये 4 जाएगा वापस वही आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाय 25%। अब यहाँ देखो 8 लाख के खर्चे थे, अब खर्चे कितने हो गए? 2 लाख बढ़ गए, तो खर्चे भी बढ़ गए, वो तो बढ़ेंगे ना, इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। डिवाइड बाय 8, तो ये भी कितने बढ़ गए? 25%। एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। अदर एक्सपेंस देखो, अदर एक्सपेंस में तो मजा आ गया, गजब की कंपनी है। खर्चे, अदर खर्चे बढ़ने चाहिए थे लेकिन इसने क्या कर दिए? कम कर दिए, कंट्रोल कर दिया, मतलब खर्चों को नियंत्रित कर दिया इसने। मेन इनकम कमाना आसान तो होता ही है, मतलब इतना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन मेन खर्चों को कंट्रोल करना वही मुश्किल होता है ना। खर्चों तो यहाँ 2 से -1 गया तो कितना बच गया? माइनस का है ना, तो 1 लाख माइनस का है, डिवाइड बाय 2, ये माइनस का है, तो आंसर भी 50% आया, लेकिन किसका? माइनस का। मतलब 50% हमने हमारे खर्चे क्या कर दिए? कम कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने खर्चे कम कर दिए। ठीक, ओके। ज़्यादा कमाना नहीं होता है, ज़्यादा बचाना होता है। पहले भी बताया ना मैंने कई बार, किसी व्यक्ति की इनकम अगर 40,000 है और वो महीने के 20,000 रुपये बचा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और किसी आदमी की इनकम महीने की लाख रुपये है लेकिन उसके खर्चे 1,20,000 रुपये के हैं, तो वो ज़िंदगी भर होता रहेगा और वो दलदल में फंसेगा आगे जाके। ठीक है ना। तो ज़्यादा कमाना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो तो ज़रूरी है, कितना भी कमाओ आप अपने टारगेट रखो, लेकिन उसके लिए धीरे धीरे आपको बचत भी करनी चाहिए, तभी तो उसको इन्वेस्ट करके आप अपनी अर्निंग के एक सोर्स नहीं होंगे, कमाने के कई सारे सोर्स होने चाहिए। अब जैसे अपने नॉर्मल क्या होता है, जो घर में इनकम आती है ना, वो एक ही सोर्स होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमाई के सोर्सेज कई सारे होने चाहिए। कहीं से ब्याज भी आ रहा है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं एफडी करवा दी, शेयर मार्केट में भी लगा दिया पैसा, कोई दुकान में भी लगा दिया, किसी के धंधे में पार्टनर भी बन गए, तो थोड़ा थोड़ा सब जगह आता है ना, तो फिर वो कमाई बढ़ती है। ओके, तो पर वो कब होगा? जब आप बचाओगे। और बचाओगे कब? जब खर्चे कंट्रोल में होंगे। तो खर्चों पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इन्होंने किया है तो बहुत अच्छा एनालिसिस है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये टोटल में कितना आ जाएगा? 1 लाख। 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, डिवाइड इसका ही होगा ना 10 का, तो कितने परसेंट हो गया देखो, लाओ तो कैलकुलेटर। 1 लाख 10%। ओके, इधर देखो, पहले इसको छोड़ो, मेरे हिसाब से टोटल खर्चों की नहीं होती है कैलकुलेशन। इधर देखो 6 थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 6 लाख। अभी कितना हो गया? 9 लाख। तो प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ा, कितना? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट? 50%, 50%। ओके, टैक्स देखो, प्रॉफिट बढ़ गया है ना, प्रॉफिट 6 का था 9 का हो गया। ठीक है, वो तो रेवेन्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गई। अब टैक्स का ये रहा, टैक्स पहले 240 था, अभी कितना है? 360। तो टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? 1,20,000। तो टैक्स कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? तो देखो 240, वही 50%, 50%। ओके, ठीक है, ओके, बुक देना तो। ठीक है, पकड़ो। ये कितना हो गया? 360 और 540, कितना? 2 9 कहाँ से होंगे बेटा? 180 होंगे ना,
इनका डिफरेंस 180 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी कितना हो गया? बस ये हो गया एनालिसिस। इस तरीके का एनालिसिस आपको बताना है और कुछ नहीं करना है। ये सिंपल एनालिसिस आपको क्या करना है, बता देना है।